हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 12 को, जिसका टाइटल है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी कि तमाम दुनिया क्या है वो एक स्टेज है। दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो थोड़ा सा इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में और विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस पोएम की वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं और साथ में इस चैप्टर में या इस पोएम में जो ग्रामर दिया गया है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पोएम की अगर बात करें तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज ये पोएम ली गई है शेक्सपियर के एक ड्रामा या प्ले से, जिसका टाइटल है एज यू लाइक इट। दिस पोएम इज़ एक्चुअली अ डायलॉग ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर जैक्स। शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जैक्स, किस ड्रामे में या उसके शेक्सपियर के किस प्ले में एज यू लाइक इट ये उस प्ले का टाइटल है। उसमें जैक्स एक कैरेक्टर है, ये उसका डायलॉग है, तो वहाँ से ये लिया गया है। जैक्स का जो कैरेक्टर होता है तो वो बहुत एक डिप्रेस्ड किस्म का कैरेक्टर होता है और लाइफ के बारे में उसकी जो ऑब्जर्वेशन है या उसके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल होते हैं। तो इस पोएम के पोइट के बारे में अगर बात करें तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जो कि एक इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे और एक्टर भी थे। ही वॉज बॉर्न on 26th April 1564 in Stratford upon Avon. Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. मतलब वो इंग्लिश में भी और पूरी दुनिया में एक बड़े ड्रामाटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। He is often called as England's national poet. उनको इंग्लिश का नेशनल इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। And nicknamed as Bird of Avon. तो ये MCQs आ सकते हैं या ये क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी टेस्ट में। He wrote about 38 plays. उन्होंने 38 plays लिखे, 154 sonnets लिखे, 2 long narrative poems and a few other verses. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Around 1613, at the age of 49, he retired to Stratford, where he died 3 years later. Few records of Shakespeare's private life survive. He died on 23rd April 1616 at the age of 52. यानी कि उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन बिलाशुबा वो इंग्लैंड के नेशनल पोइट हैं, वो एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं, वो एक बेहतरीन शायर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो ये जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं ये टेस्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं ग्लोसरी ऑफ दिस यूनिट, वर्ड्स मीनिंग्स। अ वर्ल्ड टू वाइड मतलब बहुत बड़ी दुनिया, मच टू बिग। एजेस कहते हैं ज़माने को। हेयर पीरियड्स ऑफ टाइम, जो वक्त के मुख्तलिफ अदवार होते हैं उनके लिए एजेस का वर्ड इस पोम में यूज़ हुआ है। बैलेड कहते हैं अ स्लो लव सॉन्ग, मतलब अ टाइप ऑफ पोइट्री। बैलेड एक पोइट्री की एक टाइप है, जिस तरह हमारे पास एलिजी है, सोनेट है, इसी तरह बैलेड भी एक किस्म की ये एक किस्म का पोइम होता है, पोइट्री की एक किस्म है। इवन इन द कैनन्स माउथ मतलब हर मुश्किल में, गोइंग टू वॉर और गेटिंग इन फाइट्स। इवेंटफुल का मतलब है वाक़याती। फुल ऑफ एक्टिविटी कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इवेंट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स शामिल हों या एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ उसमें होती हैं। फर्नेस कहते हैं आतिश कदा, एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स अ फायर यूज्ड फॉर हीटिंग, मतलब जहाँ पर फायर आग को रखा जाता है, यूज्ड फॉर हीटिंग, और फिर उसको हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको फर्नेस कहा जाता है, यानी कि आतिश कदा। फिर नेक्स्ट वर्ड है गुड कैपन लिंड। इसका मतलब है फेट फ्रॉम ईटिंग गुड चिकन, मतलब अच्छी खुराक, अच्छा चिकन खाने से, यानी कि खुराक खाने से जब इंसान मोटा हो जाता है। मोटा का मतलब यहाँ पर है कि वो बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर इस पोएम में यूज़ हुआ है फ्रेज़ गुड कैपन लिंड। हिस्ट्री कहते हैं तारीख़ को। हेयर अ काइंड ऑफ प्ले दैट टॉक्स अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। वैसे तो हिस्ट्री तारीख़ को कहते हैं, लेकिन इस पोएम में हिस्ट्री का वर्ड उस प्ले के लिए यूज़ हुआ है जो कि पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करता है या उसमें डिस्कस हुए होते हैं पास्ट इवेंट्स। होज कहते हैं टाइट्स थिन ट्राउज़र्स को, दैट मैन वोर इन शेक्सपियर्स टाइम, मतलब शेक्सपियर के उसका जो ज़माना था, वक्त था, उस वक्त जब जो थिन ट्राउज़र्स पहने जाते थे उसको कहा जाता है। इंस्टेंसेस कहते हैं एग्जाम्पल्स। फॉर इंस्टेंस मतलब मिसाल के तौर पर। जेलस इन ऑनर मतलब ऑनर, इज़्ज़त के लिए या वक़ार के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, एहतियात करना। केयर फॉर समथिंग वेरी केयरफुली। जस्टिस कहते हैं जज को। हेयर अ जज और मजिस्ट्रेट, सो समवन वेरी रिस्पेक्टेड, जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। जस्टिस वैसे इंसाफ को कहते हैं ये, लेकिन यहाँ पर जस्टिस से मुराद एक जज है। जज और मजिस्ट्रेट एक ऐसा शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाए। फिर नेक्स्ट वर्ड या फ्रेज़ है लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून।
ओल्ड मैन हु स्टेज इनसाइड, मतलब डिस्क्राइब्स अ थिन ओल्ड मैन, जो कि कमज़ोर बूढ़े लोग जो कि इनसाइड रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, उनके लिए यूज़ हुआ है। मैनली का मतलब है जो मैन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, किसी भी चीज़ को मजबूत और बहादुर दिखाने के लिए हम बताते हैं मैनली। उसमें मैनली वो चीज़ें हैं, मतलब आदमी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। मेयर कहते हैं हेयर, एब्सोल्यूट और कंप्लीट। वैसे मेयर को हम सिर्फ कह सकते हैं, मेयर सिर्फ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है एब्सोल्यूट और कंप्लीट, जो चीज़ मुकम्मल होती है। मेरली कहते हैं सिर्फ, जस्ट, ओनली। म्यूलिंग कहते हैं केट के जो साउंड्स हैं उनके लिए म्यूलिंग का वर्ड यूज़ हुआ है। फिर है ओट्स कहते हैं कसम उठाना, कसम जो होती है उसको कहा जाता है, यानी कि प्रॉमिसेस। फिर है ओब्लिवियन कहते हैं याददाश्त कमज़ोर हो जाना। फिर है पार्ट कहते हैं चीता या चीते नुमा। अ लार्ज केट सच इज़ लिपर्ड, ओल्ड फैशन इंग्लिश, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। फिर है पार्ट मतलब हिस्सा। हेयर अ कैरेक्टर इन अ प्ले और ड्रामा, जो एक ड्रामा में कैरेक्टर होता है उसके लिए पार्ट, यानी कि अपना हिस्सा, जो अपना रोल अदा करता है कोई, तो अपना पार्ट अदा कर देता है, अपना हिस्सा उसमें शामिल कर लेता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है पाइप्स का मतलब है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए पाइप्स का वर्ड यूज़ हुआ है। पाउच कहते हैं बस्ते को, अ स्मॉल बैग फॉर कैरिंग मनी, पैसे ले जाने के लिए जो एक छोटा सा बैग इस्तेमाल होता है उसको पाउच कहा जाता है। प्यूकिंग का मतलब है उल्टी करना, वॉमिट करना, बीइंग सिक। राउंड बेली कहते हैं बेली मेंस स्टमक, सो राउंड बेली इज़ अ लार्ज और फेट मेन स्टमक, मतलब पेट का बड़ा होना। सेंस कहते हैं के बगैर, विदाउट, किसी चीज़ के बगैर, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि विदाउट के लिए इस्तेमाल होता है। सैचल कहते हैं बस्ते को। अ शोल्डर बैग दैट चिल्ड्रन समटाइम्स यूज टू कैरी बुक्स टू स्कूल, जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं बस्ता स्कूल किताबें ले जाने के लिए, तो उसको कहा जाता है। चाइल्डिशनेस कहते हैं दोबारा बच्चा बनना, यानी कि बूढ़ा हो जाना। शेंक कहते हैं कमज़ोर पतले पाँव वाला। नेक्स्ट वर्ड है सडन एंड क्विक इन क्वर्ल का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। वो शख्स जो कि आर्गूमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, किसी से आर्गूमेंट करता है और उसमें वायलेंट हो जाता है, पुरतशद्दुद हो जाता है, यानी कि आर्गूमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेज़ सडन एंड क्विक इन क्वर्ल। फिर है टाइम का मतलब है ज़िंदगी। हेयर अ लाइफ और लाइफ टाइम। ट्रेबल कहते हैं ऊंची आवाज़ को। ट्रेबल इज़ अ हायर पार्ट ऑफ अ वॉइस ऑफ म्यूज़िक, सो शेक्सपियर इज़ रेफरिंग टू अ बॉयज़ हाई वॉइस, यानी कि इस पोएम में इसका मतलब एक लड़के की, एक नौजवान की तेज़ आवाज़ है, लेकिन वैसे ट्रेबल कहते हैं ऊंची आवाज़ को। फिर वर्ड या जो फ्रेज़ है वो है टर्निंग अगेन टू वर्ड का मतलब है बिकमिंग अगेन, दोबारा बनना, वो चीज़ वापस बनना, मतलब पहले जो थे फिर चेंज हो गए, फिर वापस वो पहले वाला बनना, तो टर्निंग अगेन टू वर्ड्स। वेल सेव्ड का मतलब है केप्ट केयरफुली, महफूज रखना या एहतियात से किसी चीज़ को रखना। वाइज सॉज कहते हैं अक्लमंदी की बातें। वाइज सेइंग्स और फ्रेजेस। वूफुल कहते हैं गमज़दा को, अनहैप्पी। नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर का सेक्शन, जिसमें पार्ट ए है फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द अबव पोएम, सर्कल द वर्ड दैट क्लोजली मैचेस इन द मीनिंग टू द रेलेवेंट वर्ड। ये वर्ड्स पोएम से लिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि आप इसमें से जो इसके करीब मीनिंग वाला वर्ड है, जो इससे बहुत ज़्यादा मैच करे, यानी कि इसका सिनोनिम हो, तो उसको पॉइंट आउट करना है या टिक करना है। फर्स्ट वर्ड है म्यूलिंग का मतलब है क्राइंग, या जो जैसे हमने वोकेबलरी में भी डिस्कस किया, म्यूलिंग का मतलब है जो केट की आवाज़ होती है, तो वो क्राइंग नुमा होती है। इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्राइंग आता है। सैचल कहते हैं बैग फॉर बुक्स, यानी कि किताबों के लिए जो बस्ता होता है। वूफुल कहते हैं सेठ को गमज़दा। पार्ट कहते हैं लीपर्ड को, चीता या चीता नुमा जो चीज़ होती है। कैपन कहते हैं फैट चिकन को। सॉज का मतलब है सेइंग्स, जो कोटेशंस होते हैं। इंस्टेंसेस का मतलब वैसे एग्जांपल्स आता है, लेकिन यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो नहीं दिया गया, टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इंस्टेंसेस का मतलब है एग्जांपल्स। फिर इसके बाद है पेंटलून का मतलब है पेंट्स। शेंक का मतलब है डी नंबर लेग्स, शेंक का मतलब है लेग्स। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेबल का मतलब है हाई पिच्ड वॉइस।
ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब है फॉरगेटफुलनेस, मतलब भूल जाना। सेंस, सेंस कहते हैं विदाउट को, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट, के बगैर। फिर पार्ट बी है कंप्लीट विद द सेकंड कंडीशनल, यानी कि ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं हमने यहाँ पर सेकंड कंडीशनल के थ्रू इनको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं और इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करना है। तो ये चीज़ें हमने पिछले चैप्टर्स में भी डिटेल से डिस्कस की हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं तो हर एक कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह सेकंड कंडीशनल में भी एक इफ़ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। इफ़ क्लॉज में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे और मेन क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट नंबर सेंटेंस है इफ़ वी वर इन लाहौर टुडे। ये इफ़ क्लॉज है तो इफ़ क्लॉज में कौन सा यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को। तो बी का जो पास्ट टेंस है वो क्या है, वर है, वॉज और वर, लेकिन यूजुअली हम वर ही इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर प्लूरल हो तो फिर तो श्योरली वर ही इस्तेमाल होगा। सो इफ़ वी वर इन लाहौर टुडे वी वुड बी एबल टू गो। वुड मेन क्लॉज में क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। यहाँ पर वुड आ गया और वर्ब की जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो यूज़ होती है, तो इसीलिए हमने वुड बी लगाया और एबल। सो वी वुड बी एबल टू गो टू द कंसर्ट इन शालीमार बाग। सेकंड नंबर है इफ़ आई हैड $1,000,000। हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड है, तो इफ़ क्लॉज में अगेन हमने पास्ट को इस्तेमाल किया। इफ़ आई हैड $1,000,000 आई वुड गिव, वुड हो गया यहाँ पर, मेन क्लॉज है ये, तो मेन क्लॉज में हम वुड यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की बेस फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, तो आई वुड गिव अ लॉट टू चैरिटी। थर्ड नंबर है इफ़ आई वून, विन का पास्ट क्या है, वून है। इफ़ आई वून द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। फोर्थ नंबर है इफ़ माई सिस्टर हैड, हैव का पास्ट क्या है, हैड है। इफ़ में हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। इफ़ माई सिस्टर हैड अ डिग्री शी वुड लव वर्किंग ऑन एनिमल कंजर्वेशन। फिफ्थ नंबर है माई पेरेंट्स वुड नॉट ड्राइव if public transport were reliable, if public transport were reliable। यहाँ पर ये कॉमा डाला गया है, कॉमा नहीं आता यहाँ पर क्योंकि जब इफ़ क्लॉज हमारे पास पहले आ जाए कंडीशनल सेंटेंसेस में तो तब इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज के दरमियान में कॉमा लगता है, लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले आ जाए इफ़ क्लॉज बाद में आ जाए तो इन दोनों के दरमियान में कॉमा यूज़ नहीं होता। सिक्स नंबर है इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट राइड अ मोटरसाइकिल। 7 number if they told their father he would be very angry। 8 number है she would spend a year in the USA if it were easier to get a green card। 9 number है we would help you if we knew how। 10 number if I felt better I could go to the cinema with you। 11 number है if you went by bike more often you would not be so flabby। 12 number है she would not call you if she did not want to। फिर यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमारे पास सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास सेंटेंस की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। जबकि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स, ये सारे सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है और वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो उसकी थॉट जो होती है वो कंप्लीट होती है, जैसे कि शी रोट शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। फिर इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, कम से कम उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है वो वाला क्लॉज जो कि अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे पर डिपेंड ना करे, खुद उसकी मीनिंग कंप्लीट हो, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट या ज़्यादा भी हो सकते हैं। These 2 independent clauses can be combined with a comma। इनको कॉमा के थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू या सेमीकोलन के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करते हैं, जबकि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो वाले कंजंक्शंस होते हैं जो कि 2 डिफरेंट क्लॉजेस को, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जबकि ये कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग वो वाली कंजंक्शंस दो जो कि दो एक जैसे क्लॉजेस को, यानी कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों होंगे, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। तो ऐसे सेंटेंस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है कि इफ़ अ सेंटेंस बिगिंस विद डिपेंडेंट क्लॉज, नोट द कॉमा आफ्टर दिस क्लॉज। इफ़ ऑन द अदर हैंड द सेंटेंस बिगिंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, देयर इज़ नॉट अ कॉमा सेपरेटिंग द टू क्लॉजेज। मतलब अगर सेंटेंस जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉजेज होते हैं, अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कॉमा जो है तो वो यूज़ होगा, दोनों क्लॉजेस के दरमियान कॉमा यूज़ होगा। इफ़ ऑन द अदर हैंड द सेंटेंस बिगिंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से कम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं होगा। फिर फोर्थ नंबर है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट कैन बी कंबाइन, सेंटेंसेस टाइप्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड। मतलब हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन कर लेते हैं। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि कंपाउंड सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्लॉज कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में होंगे। तो जब दो एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए तो ये कंपाउंड सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिपेंडेंट तो वैसे भी पहले से ये वाले मौजूद हैं, इनके साथ अगर एक डिपेंडेंट आ गया तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी भी दी गई है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि पार्ट सी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये जो सेंटेंसेस हैं हमने डिसाइड करना है कि ये हमने इनको मार्क करना है कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, आया ये सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है। यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फाइंड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। हमने तमाम सब्जेक्ट्स यानी कि काम करने वाले किसी भी सेंटेंस में और वर्ब्स को, काम को आइडेंटिफाई कर लेना है। सेकंड जो स्टेप है वो है काउंट क्लॉजेस, यानी कि हमने क्लॉजेस को काउंट करना है। ईच सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू वन क्लॉज। हर एक जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उसको हम एक क्लॉज कंसिडर करेंगे। अगर दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स हैं तो दो क्लॉजेस हैं, अगर तीन सब्जेक्ट्स तीन वर्ब्स हैं तो वो हमारे पास तीन क्लॉजेस हो जाएंगे। फिर हमने डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप है। अभी हमें पता है कि अगर दो क्लॉजेस, अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक क्लॉज है। अगर एक क्लॉज है तो वो कौन सा सेंटेंस है, वो सिंपल सेंटेंस है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और दो वर्ब्स हैं तो मतलब ये है कि दो क्लॉजेस हैं हमारे पास, दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस आप अपनी मीनिंग खुद में कंप्लीट दे सकते हैं, अपनी मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स और वर्ब्स हैं, लेट्स सपोज दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स हैं, तो मतलब ये हैं कि दो क्लॉजेस हैं, लेकिन उनमें से एक क्लॉज ऐसे है कि वो अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं कर सकता, वो अपनी जो मीनिंग है वो कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो एक डिपेंडेंट हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वो हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, वो हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो इसी तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, जो सेंटेंस हमें दिया गया है, आया वो सिंपल है, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं और ये सॉल्व भी करते हैं। फर्स्ट नंबर जो सेंटेंस है वो है वी मेट रादर फ्यू पीपल। वी हम, ये सब्जेक्ट हुआ, मेट हम मिले, ये एक सब्जेक्ट हुआ और ये एक वर्ब हुआ हमारे पास, सब्जेक्ट और वर्ब। वी मेट रादर फ्यू पीपल, हम कुछ लोगों से मिले, बात ख़त्म। हु स्पोक इंग्लिश, और वो लोग क्या उनकी खसूसियत क्या थी, कौन थे वो लोग, हु स्पोक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोलते थे। ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज है बिकॉज इट रिलेट्स बैक, दिस क्लॉज रिलेट बैक्स टू दिस वर्ड पीपल, यानी कि लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हु स्पोक, हु हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, स्पोक हमारे पास वर्ब हुआ, तो सब्जेक्ट है वर्ब है।
तो ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई। ये हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, दो सब्जेक्ट एंड वर्ब हैं, तो मतलब दो क्लॉजेज हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इनकी मीनिंग्स दोनों की कंप्लीट हैं या नहीं है। वी मेट रादर फ्यू पीपल, हम कुछ लोगों से मिले, इसकी मीनिंग कंप्लीट है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते थे। अगर इसको हम सेपरेटली देखें, हु स्पोक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोलते थे, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये मतलब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो हमारे पास कौन सा सेंटेंस होगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेकेंड नंबर है आई हैव बिन ऑन रादर टू मैनी प्लेन्स एंड ट्रेन्स रिसेंटली। ये एक ही सेंटेंस है, एक ही थॉट है, एक ही क्लॉज है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा? सिंपल सेंटेंस होता है। थर्ड नंबर है वी ड्रोव राइट अप टू कराची इन 2 days। अगेन इट्स अ सिंपल सेंटेंस। फोर्थ नंबर है आई डोंट केयर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। आई डोंट केयर ये हमारे पास मेन क्लॉज है। हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। फिफ्थ नंबर है 2 minutes ago the child was fast asleep but now he is wide awake। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? 2 minutes ago the child was fast asleep। 2 मिनट पहले वो बच्चा जो है तो वो खामोशी से सो रहा था। ये एक कंप्लीट थॉट हुआ, बट नाउ ही इज़ अवेक, और अब वो बच्चा जाग गया है, वो बच्चा जाग गया है। ये भी कंप्लीट थॉट, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, विच जिसको कनेक्ट किया है कंजंक्शन बट ने। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है उस कंजंक्शन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जिस तरह हमने डिस्कस किया जो हम कंपाउंड सेंटेंस को टाइप को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने देखा, वहाँ पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन करता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। 6 नंबर है ही इज़ नॉट टॉल इनफ टू बी अ सोल्जर। अगेन दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। 7 नंबर है आई गेस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी जस्ट डजंट रिस्पेक्ट यू, ये भी हमारे पास डिपेंडेंट या नाउन क्लॉज है, तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 8 नंबर है आई हैव गॉट 4 sisters एंड ईच ऑफ देम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। 9 नंबर है यू कैन आइदर कम विद मी नाउ और वॉक होम। ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। 10 नंबर है ही विल नेवर लीव होम बिकॉज ही हैज़न्ट गॉट द करेज टू। ही विल नेवर लीव होम because he hasn't got the courage to, he will never leave his home। तो ये कंप्लीट थॉट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज क्योंकि अगर इसको सेपरेटली लेंगे, बिकॉज ही हैज़न्ट क्योंकि उसके पास करेज नहीं है, तो किस चीज़ की करेज नहीं है? घर छोड़ने की। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और कौन सा कंजंक्शन इनको ज्वाइन करेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर ये बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। 11 नंबर है when all else fails read the user manual। again this is a complex sentence। 12 नंबर है it was Saeed who paid for the drinks। ये complex sentence है। 13 नंबर है we have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock। again this is a complex sentence। 14 नंबर है Arshad liked Salman's friend and he also liked his cousin। ये compound sentence है। ये हमारे पास अलग क्लास है कंप्लीट और ये अलग इंडिपेंडेंट कंप्लीट थॉट है, क्लॉज है। तो ये दो जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है। 15 नंबर है द बिग ब्राउन डॉग रेन आफ्टर द ब्लू एंड रेड बॉल। ये सिंपल सेंटेंस है। 16 नंबर है ज़करिया एंड ईसा खान रोड देयर बाईसाइकिल्स आफ्टर दे एट लंच। आफ्टर दे एट ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हुए, ये हमारे पास वर्ब हुआ। अगेन दिस इज़ अ सब्जेक्ट एंड दिस इज़ वर्ब। तो ये एक क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज और ये क्लॉज डिपेंडेंट है, इस पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं।
और यहाँ पर आफ्टर क्या है, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। 17 नंबर है द टीचर एंड द प्रिंसिपल मेट इन द हॉल नियर द लाइब्रेरी, सिंपल सेंटेंस। 18 नंबर है मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर एंड दे रिसीव्ड मेडल्स, कंपाउंड सेंटेंस है। मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको ज्वाइन करता है एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। 19 नंबर है द ड्रमर्स प्लेड अ लॉन्ग टाइम बट द पियानो प्लेयर स्टॉप्ड अर्ली। तो ये क्या है, ये अगेन कंपाउंड सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट क्लॉज है, ये दूसरा कंप्लीट क्लॉज है और इसको ज्वाइन करता है बट, यानी कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 20 नंबर है बिफोर द क्वीन रोड इन द परेड शी गेव अ स्पीच, ये क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। शी गेव अ स्पीच हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बिफोर द क्वीन रोड इन द परेड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये बिफोर क्या है, ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये इसका डिपेंडेंट पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, अलग अलग क्लॉजेज हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। 21 नंबर है आफ्टर मिडनाइट द घोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक, ये सिंपल सेंटेंस है। 22 नंबर और लास्ट सेंटेंस है शी ड्रॉप्ड अ पेन एंड द प्लेट बट शी हेल्ड ऑन द स्पून, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। शी ड्रॉप्ड द पेन एंड द प्लेट, उसने गिराया पेन और प्लेट को, ये कंप्लीट थॉट है। एंड शी हेल्ड ऑन द स्पून, शी हेल्ड ऑन द स्पून, ये अलग कंप्लीट थॉट है। तो इसीलिए ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो कि मिले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर की डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।